दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। सफ़र सपनों का। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना, सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अपनी आज की इस सफलता को, इस बेस्ट सेलर के तमगे को और अपनी इस जिंदगी को उससे समर्पित करता हूँ जो उस रात के घने साये में उम्मीद की किरण बनकर आई थी। आसमान में उस रात चांद भी न था। शायद मेरी नाकामयाबी से रूठा वो जैसे कहीं चला गया था। हर तरफ से निराश हताश में ऑफिस या कैदखाना से निकलकर यहाँ इस ब्रिज पर चला आया था। जी, इसी ब्रिज के किनारे बनी 4 इंच की पट्टी पर खड़ा मैं समंदर की आती जाती काली लहरों को देखने की, महसूस करने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। मेरी नाकामयाबी में एक और नाकामयाबी जुड़ गई थी। आँखों के चारों ओर घनघोर अंधेरा था और मन के भीतर उससे भी घना था। अपने मन से हार आखिर मैंने उस पट्टी के आगे कदम बढ़ा ही दिया था कि अचानक उसकी आवाज़ कानों से टकरा गई। और कमाल की बात है, बढ़ चुके कदम अचानक ही रुक से भी गए। गोला खाओगे? मैं पलटा और उसी क्षण स्ट्रीट लाइट भी जगमगा उठी। कम से कम बाहर तो उजाला हो ही गया था। मैं हैरान सा उसकी ओर पलट कर देख रहा था और वो गोला खाने में मगन थी। उसकी नज़र मुझसे मिलते ही मैंने उसे घूरा तो थोड़ा अचकचा कर बोली, यार, मुझसे अकेले गोला नहीं खाया जाता, लेकिन आज वो गोले वाला टकरा गया तो साथ में किसी के न होने पर भी मैंने उसे ले लिया। अब उसके मज़ा नहीं आ रहा है। खाओगे क्या? ये क्या पागलपन था? क्या मैं उसे जानता था? नहीं तो फिर मुझसे इतनी बेतकल क्यों हुए जा रही थी वो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं, पर गोला बांटने के लिए जानना जरूरी नहीं। मैंने उसे घूरा तो बोली, यार, यहाँ से गिरने पर मरोगे नहीं, इतनी गारंटी है मेरी। और वो गार्ड्स देख रहे हो, वो तुम्हें डूबकर मरने नहीं देंगे। अब हाथ पैर तुड़ाकर घर में बिस्तर पर पड़े रहने का शौक है तो वैसे बताओ, मैं कुछ गुंडों को जानती हूँ, ज़्यादा अच्छा काम देंगे। यार, ये क्या बकवास कर रही थी वो? मैं ब्रिज पर खड़ा कभी भी कूद सकता था और इसे मजाक सूझ रहा था, पर कूद तो था। उसकी आवाज़ में जो रस्सी बनकर पैरों से चिपक गया था मेरे। नहीं कूद पाया मैंने। नीचे उतरा तो मेरे हाथ में गोला पकड़ा कर वो आगे बढ़ गई। इसी गोले की तरह ही तो बस चल रही थी मेरी जिंदगी। बस धीरे धीरे यूं ही तो ख़त्म हो रही थी। मैं उस गोले को घूर रहा था और वो वापस मेरी ओर मुड़ गई। उसने मेरा हाथ थामा और लगभग मुझे खींचते हुए आगे बढ़ गई। एक अनजान लड़की जिसे न कभी पहले देखा था, न ही जिसे मैं जानता था, उसका हाथ थामे मैं न जाने किस हवा में बहे जा रहा था। मुझे कुछ खबर न थी। वो मुझे अपने घर ले गई। मैं अभी गाफिल ही था, कुछ होश न था कि हो क्या रहा है। बस चले जा रहा था उसके संग। उसके पीछे अगली सुबह जब आँख खुली तो वो सामने बैठी कॉफ़ी बना रही थी। मेरी आंखें खुलते ही उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया, जिसका कोई जवाब मैं न दे सका। मेरी सुबह, मेरी रातें, मेरा जीवन अब गुड कहाँ रह गया था। मेरी तरह मुस्कुराते हुए उसने मुझे कॉफ़ी दी। जैसे लेते हुए मैं कॉफ़ी हिचक रहा था। सबसे पहले तो किसी अनजान, वो भी लड़की के साथ मैं यूं इस तरह आधी रात को उसके घर चला आया। मुझे असहज करने के लिए इतना ही काफ़ी था। मेरी असहजता को शायद समझ गई वो
और बोली, इट्स ओके, तुम कॉफ़ी पियो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। कॉफ़ी पीते हुए एक बेहद ही जायद सवाल आ धमका मेरे सामने। कल रात क्या कर रहे थे? मैं इसी सवाल का इंतज़ार कर रहा था। जैसे उसने पूछा और मैं फट पड़ा। मैं थक चुका हूँ। क्यों नहीं समझते वो कि मैं नहीं करना चाहता? ये नहीं होता मुझसे, मेरा दिमाग नहीं लगता इस समय। ये आंकड़े, ये स्टेटस, ये पैसा नहीं है मेरी मंजिल, नहीं है मेरा सफ़र। क्यों नहीं समझ आता कि मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, नहीं बन सकता। एक्चुअली वो आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। बोली, किसकी तरह और कौन? किसकी बात कर रही हो? डैड, मेरा डैड। कभी नहीं समझे मुझे, नहीं समझ आता उन्हें कि उनकी कंपनी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उनके कहने पर मैं पिछले 3 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बिजनेस मेरी समझ नहीं आता। सब कठपुतलियाँ लगते हैं मुझे उस ऑफिस में। रोज़ वही एक काम, वही एक रूटीन। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा, फेल हो गया पापा को उनका मनचाहा रिजल्ट देने में। समझते ही नहीं कि वो मैं नहीं बनना चाहता हूँ इस सब के लिए। मैं हाँफने लगा था। किसके लिए बने हूँ फिर? मैं लिखना चाहता हूँ, लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन वो माहौल ही नहीं मिलता मुझे। लेखन को माहौल की नहीं, मन की ज़रूरत होती है। बड़ी ही सहजता से बोल दिया था उसने। मैं अब उसे आंखें फाड़े देख रहा था। वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके उठी और शायद मुझे समझ आ गया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके मैं अपने रास्ते निकल गया। उसका एहसास मन में लिए ग्लास डोर के आगे खड़ा मैं उसे देख रहा था। वो सागर की लहरों की तरह डोल रही थी। उसकी आंखें, उसके हाथ बजते संगीत के साथ बह रहे थे और मेरी आंखें उसके साथ यहाँ वहाँ डोल रही थी। वो बिल्कुल गफिल थी अपने नृत्य में और मैं खोया था उसमें, कुछ यूं कि अपनी भी खबर न थी मुझे। चंद लम्हों बाद उसका हाथ पड़ा मेरे कंधे पर तो होश आ गई, बाहर आ गई थी वो। कैसा था? बस एक सवाल पूछा उसने। मैं क्या बताता उसे कि कैसा था? बस नजरें झुकाकर सिर ही हिला सका। खिलखिला उठी थी वो। उसकी हंसी ले जा रही थी मुझे कहीं दूर, अपनी लाहटों से, अपनी नाकामयाबी से। दिन बीत रहे थे। ऑफिस में मेरा ध्यान अब लगने लगा था। पापा के चेहरे पर सुकून बिखरने लगा था। मैं खुश था, इसीलिए नहीं कि स्टॉक उछल ले रहे थे, इसीलिए भी नहीं कि कलम को गति मिल रही थी, बस इसीलिए क्योंकि उसका खिलखिलाता चेहरा अब मेरे सामने होता था। वो जब नाचती थी तो मेरा मन भी मोर की मानिंद नाचता था। वो जब डूब जाती थी उस संगीत में, उस धुन में, जब थिरकती थी उस ताल पर, तो मेरा मन भी उसके साथ ही थिरकने लगा था। उसकी ताल पर कुछ तो था जो उसमें अलग था। शायद उसका चीज़ों को, लोगों को, जीवन को देखने का नज़रिया, या फिर शायद उसकी मौजूदगी ही था जो सच्चाई से भरी थी, खुश मिजाज से भी। वो जब भी मेरे करीब होती तो एक सुकून तैर जाया करता था हवा में जैसे। जब भी कभी सड़क पर होती तो उसका ध्यान कभी सड़क पर न होता, कभी आसमान को देखती तो कभी सर पर दौड़ती गाड़ियों को। हमेशा कहती, ये सड़क कभी थमती नहीं है, अगर ये थम जाए तो क्या हो? क्या हो अगर इसके कोनों पर बैठी कुछ जिंदगियों को कोई सुकून दे दे? क्या हो अगर यहाँ जीवन को ढरे पर और
लाने के लिए बैठे लोगों पर ध्यान जाए किसी का। क्या हो अगर ये तेज दौड़ती गाड़ियाँ थम जाए किसी बेजुबान को देख और न फैले सड़क पर खून उनका। उनके रहने की जगह छीन ली हमने। वो जो कभी कह नहीं पाते कि हमारी जल्दबाजी किस कदर भारी पड़ती है उन्हें। वो बोलती जाती और मैं बस सुनता जाता। बहुत कमज़ोर सी थी वो, आँखों के नीचे गड्ढे, ऐसा लगता था जैसे सदियों की बीमार है। लेकिन उसकी आँखों की चमक ऐसी थी कि उसकी आँखों से नजरें हटने ही नहीं देती थी। मैं बस उन आँखों में ही खोकर रह जाता था। हमेशा की तरह आज भी उसकी नृत्य कक्षा के बाद उसके बदन से बह रहे पसीने को अपने रुमाल से साफ करता मैं उसे अपने बेहद करीब महसूस कर रहा था। थकी हारी सी वो मेरा हाथ थामे कक्षा के एक कोने में जा बैठी। जब भी वो नाचकर हटती तो उसके चेहरे पर अलग ही नूर होता था, जैसे कि उन धुनों को जीती थी वो। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ये सब बहुत भाता है ना? बहुत। आंखें चौड़ी करती हुई वो बोली, बेहद दीवानी हूँ मैं संगीत की। जब जब उपकरणों से उड़ती धुन सुनती हूँ तो लगता है कि जैसे बांसुरी की लय मुझमें से ही कहीं उठ रही है। जब जब ढोलक पर थाप पड़ती है तो मेरा दिल खुद पर एक थाप महसूस करता है। जब भी घुंघरू छन छनाते ही मेरे पैर खुद व खुद ही हिलने को बेकरार हो जाते हैं। ये संगीत, ये नृत्य मेरी रगों में समाया है। तुम जानते हो, घर पर पापा हमेशा चाहते थे कि मैं इस सब पर ध्यान न देकर केवल पढ़ाई पर ही दिमाग लगाऊं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये संगीत मेरी रगों से नहीं निकला और फिर मैंने संतुलन बिठाने की ठानी। तुम्हें उस रात ब्रिज पर जब देखा मैंने तो मुझे अपने ही दर्शन हुए। किसी वक्त मैं भी यूं ही हताश और निराश थी। बस फर्क यही था कि तुम्हारी तरह खुद को गवा देना मंजूर न था मुझे। बड़ी मुश्किलें आई इस संतुलन को बिठाने में, लेकिन आज मैं न सिर्फ अपना सपना पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया हूँ बल्कि अपने पापा की आंखों के ख्वाबों को भी पूरा करने की कोशिश में हूँ। इसीलिए करती हूँ, महल नहीं, मन महत्व रखता है। अक्सर ही ऐसी बातें बड़ी सहजता से कह जाया करती थी और मैं बस उसकी बातों में ही सुकून ढूंढ लिया करता था। दिनों दिन ढल रही थी वो, बेहद ही कमज़ोर होती जा रही थी। मैं जब भी उससे पूछता तो वो मजाक में दबा जाती, कहती घर वाले खाने को नहीं देते ना, इसीलिए पहले ही रही हूँ। लेकिन मैं जानता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। बेसुसी नाती वो अब हाँफने लगी थी। पूरा चेहरा उसका ढलता जा रहा था, आंखों की चमक भी जैसे अब खोने को जा रही थी। धीरे धीरे वो अब पहले जैसी नहीं रहती जा रही थी। मैं जिद करता कि चलो डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वो हमेशा ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरी ही दिशा में खींच ले जाती। मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं पाता था उसे। बड़ी संजीदगी से वो अपनी नृत्य साधना में रमी हुई थी। उसका एक ही सपना था, खचाखच भरे हाल में वो सबके सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करना चाहती थी। लेकिन उसके सपने पूरे होने में कसर थी और उसकी वजह थी पैसा। न ही उसको स्पॉन्सर मिलते थे और न ही इतना पैसा था कि खुद अपने लिए कुछ कर पाए। वो कुछ कहती तो नहीं थी लेकिन आंखें उसकी खामोशी सब कुछ बोल जाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने करीब बिठाया। उसके बालों में मैं हाथ फेर रहा था।
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। शायद उसे अच्छा लग रहा था। आज बहुत थकी हुई सी लग रही थी वो। शायद जब अपनी मेहनत का कोई सकारात्मक परिणाम न मिले तो थकावट तारी हो ही जाती है। मैंने उसके सिर को उठाते हुए देखा तो बड़ी ही ज़हीन होकर बोली, क्या मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी? मैंने उसे बहलाते हुए कहा, अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ज़रूर कामयाब होगी, देखना। मुझे गहराई से देखती बोली, तुम जानते हो पैसा बड़ी बुरी चीज़ है। अक्सर काबिलियत से मौके छीन लिया करता है। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। जानता था कि भ्रष्टाचार सब जगह फैला है, लेकिन जब तक किसी बहुत करीब के साथ न हो हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। उसी के इंस्टीट्यूट से न जाने कितने ही उससे कम काबिलियत वालों को आगे बढ़ता देखा था मैंने। उसकी बात का गहरा असर रह गया था मुझ पर। मुझे अब शायद समझ आ गया था कि उसकी आंखों की चमक गायब होने के पीछे की वजह क्या थी। मैंने पापा के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत पहली बार जुटाई थी। शहर में होने वाले एक डांस कंटेस्ट को अब हमारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी। मैं उसके सपने को पूरा करने के बस एक कदम दूर था। मैं जानता था कि उसे बस एक मौके की ही ज़रूरत थी। उसके बाद वो अपनी उड़ान खुद भरने में सक्षम थी। मैंने ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी। उसकी आंखों की चमक और उसकी मुस्कुराहट वापस लाने की। इस सब में बस एक ही दिक्कत थी, मैं उससे मिल नहीं पा रहा था। उसके सपने को पूरा करने की जिद में उसे देखे हुए भी महीना बीत चुका था। उसको बता न सका था कि ये सब उसके लिए ही कर रहा हूँ। उसके आत्मसम्मान को गिराकर उसके सपने नहीं पूरे करना चाहता था। अक्सर मुझसे उलझ जाया करती कि क्यों समय नहीं दे पा रहे हो मुझे, और मैं बस मंच पर थिरकते उसके कदमों को सोचकर मन ही मन खुश हो लेता और उसको बिजी हूँ कहकर टाल देता था। एक दिन अचानक ही सुबह उसका फ़ोन आया। उसकी खनखनाती आवाज़ आज ज़्यादा ही खुश सुनाई पड़ रही थी। लगभग चीखते हुए ही बोली थी वो, मुझे मौका मिल गया। आज सुबह ही सर का फ़ोन आया था, आने वाले शहर के सबसे बड़े कंटेस्ट में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। आई एम फीलिंग लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत खुश हूँ। तुम आज मिल सकते हो क्या? मैं बस पीछे दीवार से सिर टिकाकर ही रह गया था। ये खुशी, ये खनक ही तो मैं सुनना चाहता था। आज आखिर मुझे वो मिल ही गया था जो मैं चाहता था। उसके कदम थिरक रहे थे। आज फिर बसूद होकर वो नाच रही थी उस बड़े से हॉल में। अव्वल पढ़ने को तैयार भीड़ के बीच आज उसका सपना पूरा हो गया था। उसकी साधना मंजिल तक पहुंच गई थी। संगीत खत्म होने पर तालियों की गूंज ने पूरे हॉल को गूंजा दिया था, लेकिन वो तालियों की गूंज ज़्यादा देर टिक न सकी। ने कथक के आखिरी फेरे लेते हुए तालियों की गूंज के बीच घास खाकर वो गिर पड़ी। पूरे हॉल में सन्नाटा सा पसर गया। मैं उसे अब गोद में लिए कार की ओर बढ़ चला था। नाक से उसके खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक और नाकामी मुझे जकड़ने को तैयार खड़ी थी। बीप बीप बत्ती मशीनों के बीच धीरे वो मुश्किलों से सांस ले पा रही थी। मेरी आंखों से शिकायतें बह रही थी। उसकी आंखें खुली तो बस इतना ही कह पाया था, मैं तुम्हें जानती थी ना। उसमें कोई जवाब नहीं दिया था। तब भी मैं समझ गया। क्यों? क्या ये सब? तुम जानती थी कि तुम्हारे लिए ज़्यादा चलना भी कितना खतरनाक है। फिर ये सब करने का
रिस्क क्यों लिया तुमने? कांपते होठों के साथ बस यही कह पाई वो। मेरा सपना अधूरा कैसे छोड़ देती मैं? जाने से पहले जीना चाहती थी मैं, बस इसीलिए अब सुकून से मर सकूंगी। तालियां रिकॉर्ड तो हो गई होगी ना? उसकी बुझी आंखों में भी चमक उतर आई थी। ल्यूरीमिया था उसे, ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज पर थी वो जब उसे मालूम चला। उस बड़े से शहर में इलाज के लिए उसका नंबर आने तक वो लगभग समाप्त हो चली थी। दवाइयों का असर नहीं था और केमो के लिए पैसे नहीं थे। क्यों नहीं? उसने मुझे बताया। अगर मैं उसके इतने भी काम न आ सका तो फिर मेरी मौजूदगी का क्या फ़ायदा था? खुद पर भी चिढ़ थी मुझे। क्यों मैंने उससे ज़बरदस्ती नहीं पूछा? मैं उसका हाथ अपने हाथ में थामे बस बैठा ही रह गया था। 6 महीने के इलाज और केमो के बाद भी मैं उसे बचा न सका, लेकिन मेरे मन में खुद को बसा गई थी वो। जाते जाते भी अपने सपने के लिए जीने का हुनर सीखा गई थी वो। कोई भी काम को करने के लिए महल की नहीं, बस मन की ज़रूरत होती है, इसका एहसास पुरजोर करा गई थी वो। मेरी ये किताब उसी चलती सड़क के किनारे बैठे लोगों का दर्द, उनकी तकलीफ़ें और उनका समाधान उलझन कराती है। उसके साथ रहकर उसकी आंखों से मैं जितना इस सड़क को, इसकी तेजी को और इसके लोगों को देख सका, वो सब कलम के जरिए कागज़ पर उतार दिया मैंने और कर दी है शुरुआत अपने सपनों को पूरा करने के सफ़र की। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।